मुहाजिर हैं हम, एक दुनिया छोड़ आए हैं। तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। कहानी का ये हिस्सा आज तक सबसे छुपाया है कि हम मिट्टी की खातिर अपना सोना छोड़ आए हैं। नई दुनिया बसा लेने की एक कमज़ोर चाहत में पुराने घर की दहलीज़ों को सूना छोड़ आए हैं। शेर व शायरी का शौक़ रखने वाले ये जानते हैं कि ये मशहूर पंक्तियाँ मुनव्वर राणा की कालजयी रचना मुहाजिर राणा की है, जिसमें भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद विस्थापित हुए लोगों का दर्द है, अपनी मातृभूमि से बिछड़ने की एक ज़बरदस्त पीड़ा है और पुरानी यादों का नॉस्टैल्जिया भी। 1947 के विभाजन का दर्द आज भी भारत और पाकिस्तान के रिश्तों और जनमानस में एक बहुत गहरे जख्म की तरह मौजूद है और दोनों देश 4 बार 1947 में, 1965 में, 1961 में और 1999 में आमने सामने की जंग कर चुके हैं, लेकिन खलिश अब भी बाकी है। माना कि अंग्रेज आए और 200 साल तक के राज करने के बाद देश के बंटवारे को उन्होंने हरी झंडी देकर अलविदा हो गए, लेकिन तब के साये में यह समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हुआ क्या था। समझदार लोग अंग्रेज़ों के खेल को समझ क्यों नहीं पाए, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या उनकी समझ कच्ची थी या फिर खेल इतना बारीक था कि जानने समझने के बावजूद आज़ादी के मतवाले अंग्रेज़ों के चक्रव्यूह से बाहर निकल नहीं पाए। कई इतिहासकार मानते हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू मजहब के आधार पर मुल्क को बंटने के सख्त खिलाफ भी थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के लिए एक अलग देश की लगातार रट लगाए हुए थे और इसी आधार पर जनमानस में ये धारणा बन गई, खासतौर से भारत की जनता में, कि गवर्नर जनरल बनने की जिन्ना की चाहत ने देश का बंटवारा कर दिया। बहुतायत में ये बात कही गई। हंसते खेलते देश को मजहब की कटीली तारों में 2 हिस्सों में बांट दिया। लाखों परिवार उजड़ गए। सदियों पुराने भाईचारे को पल भर में राख में मिला दिया गया। दरअसल किसी सजा का राज तभी तक सुरक्षित रहता है जब तक कि प्रजा आपस में ही लड़ती रहे। अंग्रेज इस बात को बखूबी समझते थे कि जब तक हिंदुस्तान की आम जनता जाति, धर्म और क्षेत्र के नाम पर आपस में लड़ती रहेगी, तब तक वो उनके खिलाफ एकजुट ही नहीं हो पाएंगे और उनके शोषण के खिलाफ बगावत का परचम बुलंद ही नहीं हो पाएगा। और इसीलिए एक सोची समझी साजिश के तहत अंग्रेजों ने भारत में अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए बांटो और राज करो की नीति का इस्तेमाल किया। कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि 1947 में मुल्क का बंटवारा अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का एक स्वाभाविक नतीजा था। इतिहास की समझ रखने वालों में एक तबके का यह भी मत है कि 1947 के भारत विभाजन की पटकथा तो दरअसल 1905 में ही लिखी जा चुकी थी। कैसे, इसे समझना भी जरूरी है। 19 जुलाई 1905 में भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की। 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू हो गया और फिर उसके बाद समय आगे बढ़ा। अंग्रेज सरकार ने तर्क दिया कि 8 करोड़ 80 लाख की आबादी वाले बंगाल को संभालना मुश्किल है और इसीलिए इसे 2 हिस्सों में बांट दिया जाए ताकि प्रशासनिक सुधारों को लागू करने में कोई दिक्कत ना हो। और ये तो अंग्रेजों का घोषित तर्क था, लेकिन क्या वाकई यही हकीकत है? हकीकत ये थी कि बंगाल उस समय भारतीय राष्ट्रवाद का मुख्य केंद्र था। अंग्रेजों की असली मंशा कुछ और ही थी। मकसद हिंदुओं और मुसलमानों को बांट करके राष्ट्रीय एकता को कमजोर करना था। तत्कालीन गृह सचिव H.H. रिस्ले ने यह साफ तौर पर एक्सेप्ट किया कि एकजुट बंगाल एक बड़ी ताकत है, लेकिन विभाजित होने पर यह अलग अलग दिशाओं में खिंचता चला जाएगा। बहरहाल अंग्रेजों ने बंगाल को 2 टुकड़ों में बांट दिया और मुस्लिम बहुल क्षेत्र यानी कि आज का बांग्लादेश उनकी राजधानी ढाका बना दी गई। हिंदू बहुल क्षेत्र जिसमें बिहार और उड़ीसा भी शामिल था, उसकी राजधानी कोलकाता बना दी गई, यानी तब कलकत्ता। बंगाल विभाजन का अंग्रेजों का पेश किया गया तर्क कुछ लोगों ने अपने तरीके से पेश किया। हिंदुस्तानियों के गले वो तर्क नहीं उतरा जो अंग्रेजों ने बताया और इसीलिए पूरे देश ने बंगाल के पार्टीशन के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी जाहिर की। बंगाली समाज के सभी वर्गों, राजनेता, बुद्धिजीवी, छात्र, आम जनता भी बंग भंग का कड़ा विरोध करते दिखाई दिए। 16 अक्टूबर 2005
लोगों ने एक दूसरों की कलाई पर राखी बांधकर यह संदेश दिया, अंग्रेज कागजों पर भले ही लकीर खींचकर चले जाए, लेकिन लोगों के दिलों को आज भी अलग नहीं किया जा सकता। विदेशी कपड़ों और सामान की होली जलाई गई, स्वदेशी अपनाने की कसम खाई गई, आंदोलन तेज हुआ और इस आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला गीत भी लिख दिया, जो आज बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। वक्त और आगे बढ़ता चला गया, जनाक्रोश बढ़ता चला गया, क्रांतिकारी आंदोलनों को दबाने में लगातार कोशिश की अंग्रेज सरकार ने, और आखिरकार ब्रिटिश सरकार को जो आंदोलन था तब उसके आगे झुकना ही पड़ा। साल 1911 लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया, जो फैसला अंग्रेजों ने किया था। तो क्या ये मान लिया जाए कि बांटो और राज करो की अपनी साजिश में अंग्रेज सरकार नाकाम हो गई थी? लेकिन ऐसा भी नहीं है। पर्दे के पीछे दूसरा खेल खेला जा रहा था। कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि अंग्रेजों ने सांप्रदायिकता का जो बीज 1905 में बोया, वो देखते ही देखते जड़ें भी जमाने लगा। कुछ लोगों ने उसी फॉर्मूले पर कदम आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। 1905 के विभाजन के बाद ही पूर्वी बंगाल के मुसलमानों में अपनी अलग राजनीतिक पहचान की भावना को बल मिलने लगा। कुछ नेता इसके लिए काम करने लगे और इसका नतीजा 1906 में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हुआ। अक्टूबर 1906 में आगा खान के नेतृत्व में मुसलमानों ने एक शिष्टमंडल में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मुलाकात की और ऐसे में सेपरेट मांग उनकी सामने आई, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की, जिसे अंग्रेजों ने एक्सेप्ट भी कर लिया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह शुरुआत थी, आगे कुछ बहुत भयानक होने वाला था। सेपरेट इलेक्टोरेट्स को समझना इसके लिए बहुत जरूरी है। हो सकता है इसकी बुनियाद ही मान ली जाए जो भविष्य में दिखाई दिया। मुसलमानों के लिए एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जहां सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट, बहुसंख्यक हिंदू आबादी देश में मुसलमानों के हित को सुरक्षित रखने के लिए इसे सिर्फ दर्शक बनकर देखती रही। उन्हें बहुमत के दबदबे के आगे झुकना जरूरी नहीं था, लेकिन ये सब कुछ तब भी हो रहा था। और ऐसे में सेपरेट इलेक्टोरेट से स्थापित हो गया कि हिंदू और मुसलमान अलग राजनीतिक पहचान रखते हैं, और ये इसकी एक मजबूत शुरुआत हो गई। और इसी मांग के परिणाम स्वरूप इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 लाया गया, जिसे मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहा गया। इस नाम से आप इसे इतिहास में पढ़ भी चुके हैं। और इसी के तहत पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया, जहां केवल मुस्लिम मतदाता ही अपने प्रतिनिधि चुन सकते थे। कई इतिहासकार मानते हैं कि 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार ने ही दरअसल वास्तविक रूप से हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच की दूरी को बढ़ाने का काम किया, और इसका मुख्य कारण मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स थी। और इसकी शुरुआत यहां से हो गई, और इसके तहत मुस्लिम मतदाता केवल मुस्लिम उम्मीदवारों को ही वोट कर सकते थे। इसमें से दो समुदायों के राजनेता आमने सामने खड़े दिखाइए, धर्म के लोगों के हितों की बात करने लगे। मामला आगे बढ़ता चला गया। साझा राजनीतिक मंच ऐसे में जबरदस्त तरीके से कमजोर हुआ। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में भी अब दुनिया जानती, खासतौर पर भारत की इस परिस्थिति के लिए। और कई इतिहासकार तो ये भी मानते हैं कि इसी बीज ने आगे चलकर के देश के विभाजन की नींव रखी। लेकिन मोटे तौर पर इतिहास में विभाजन के वैसे कई कारण माने जाते हैं, अपने अपने तर्क, अपनी अपनी दलीलें, अपनी अपनी विचारधारा के अनुरूप। ब्रिटिश नीति, कांग्रेस मुस्लिम लीग संबंध, प्रांतीय राजनीति, द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियां, कैबिनेट मिशन की विफलता और ऐसी कई और वजहें गिनाई जाती है। अलग अलग तर्क इनके पक्ष में रखे जाते हैं। बहरहाल 1937 के प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम लीग का प्रदर्शन बेहद खराब रहा, क्योंकि वो मुस्लिम बहुल प्रांतों में क्षेत्रीय दलों से पिछड़ते दिखाई दिए। कुल रिजर्व सीटों में से 1/4 से भी कम सीटें तब वो जीत पाए। अब ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए आरक्षित 482 सीटों में से सिर्फ 109 सीटें ही जीत पाई थी। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी जैसे क्षेत्रीय दलों ने जबरदस्त दबदबा बनाया, जहां लीग बुरी तरह से नाकाम हुआ इन क्षेत्रीय पार्टियों के आगे। कांग्रेस लीग की हालत
जिस तरीके से खराब थी, मिलकर के कुछ आगे कदम बढ़ाना चाहते थे। कांग्रेस को जहां भारी बहुमत मिलता दिखाई दिया, उसने सरकार भी बना ली, जबकि मुस्लिम लीग किसी भी बड़े सूबे में अपने दम पर सरकार बनाने में पूरी तरह से तब नाकाम रही थी। और इस करारी हार ने मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग को एक बड़ा झटका दिया और इसके बाद उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव शुरू कर दिया। जनता का समर्थन पाने के लिए मुस्लिम लीग ने धार्मिक पहचान और आक्रामक सांप्रदायिक मुद्दों को हवा देना शुरू कर दी। उन्हें समर्थन भी मिलने लगा एक खास वर्ग से, और जिंदगी के बुनियादी मुद्दे इसमें ऐसे पीछे छूटते चले गए। भावनात्मक मुद्दे आगे आ गए, माहौल बनता चला गया। और ऐसे में कई इतिहासकार जोर देकर यह कहते हैं कि मुस्लिम नेताओं को यह लगने लगा कि कांग्रेस सिर्फ बहुसंख्यक हिंदुओं के हितों का प्रतिनिधित्व कर रही है, और यही शायद मैसेज भी जा रहा है। खैर, 1937 की असफलता के बाद लीग के नेताओं ने कांग्रेस के साथ तालमेल की उम्मीद छोड़ दी और आगे चल करके अलग राष्ट्र की मांग पर जोर देने लगे। वक्त आगे बढ़ा। 22 से 24 मार्च 1940 को हुए अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन ने देश के विभाजन की आखिरकार नींव पूरी तरह से रख दी। इस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में एक अलग मुस्लिम राष्ट्र का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। 1940 में भले ही बहुतों को यह सिर्फ एक सियासी खामख्याली लग रही हो, लेकिन 7 साल के भीतर ही वो अपने अंजाम तक पहुंचता दिखाई दिया। 1947 में देश के 2 टुकड़े हो गए और मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के जन्मदाता कहलाए। लाहौर प्रस्ताव, और ये एक ऐसा नाम है जिसने दुनिया में कुछ बहुत गाढ़ी लकीरें खींची। लाहौर प्रस्ताव नाम से मशहूर प्रस्ताव के लेखक थे मोहम्मद जफरुल्लाह खान। भारत के मुस्लिम बहुल इलाकों को मिलाकर के एक अलग देश बनाना और उसका नाम पाकिस्तान रखना, ये विचार चौधरी रहमत अली ने जनवरी 1933 में प्रकाशित एक पर्चे में रखा था। देश के तौर पर पाकिस्तान का प्रयोग पहली बार इसी पर्चे में किया गया था। रहमत अली ने इस पर्चे को 1933 में ही लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलन में पेश कर दिया था, और इस पर्चे में अली ने भारत के 5 उत्तरी इलाकों पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर के राष्ट्रीय दर्जा दिए जाने की मांग भी रखी थी। और इस पत्र में रहमत अली ने खुद को पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट का संस्थापक बता दिया था। बहरहाल, बात 1940 तक पहुंच चुकी थी, और 1940 के बाद प्रस्ताव के बाद जिन्ना ने यह प्रचारित किया कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग राष्ट्र हैं और एक साथ ये कभी नहीं रह सकते। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को शिमला में ऑगस्ट ऑफर का ऐलान कर दिया, और इसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने आखिरकार खारिज कर दिया। दोनों के खारिज करने से अलग अलग वजह भी बताई गई। कांग्रेस इसके तहत मिलने वाले डोमिनेशन स्टेट के बजाय पूर्ण स्वतंत्रता चाहती थी, जबकि मुस्लिम लीग लोगों के इस राय जो सामने आई वो देश के विभाजन और अलग पाकिस्तान की मांग पर लगातार अड़ी हुई थी। और आखिरकार 17 अक्टूबर को कांग्रेस ने अंग्रेज शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। अब इस सविनय अवज्ञा आंदोलन ने भी एक नई इबारत लिखी। उधर ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने राजनीतिक और कानूनी गतिरोध दूर करने की कोशिश तो बहुत की, और इसके लिए 11 मार्च 1942 को ब्रिटिश संसद में घोषणा भी की गई। इंग्लैंड के प्रसिद्ध समाजवादी नेता सर स्टीफर्ड क्रिप्स को बहुत जल्द नए सुझाव के साथ भारत भेज दिया गया, और वो राजनीतिक सुधारों के लिए भारतीय नेताओं से बातचीत करने के लिए भारत पहुंचने वाले थे। ये फैसला ब्रिटिश ने कर लिया। अब 22 और 23 मार्च 1942 को सर स्टीफर्ड क्रिप्स दिल्ली पहुंच गए। उन्होंने भारतीय नेताओं से एक लंबी बातचीत भी की, और फिर 30 मार्च को क्रिप्स प्रस्ताव पारित कर दिया गया। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को भारतीय राष्ट्रवादियों ने नामंजूर कर दिया। 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। महात्मा गांधी और जिन्ना ने सितंबर 1944 में पाकिस्तान की मांग पर बातचीत की, पर यह बातचीत पूरी तरह से नाकाम रही। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक दरअसल इस मुद्दे पर दोनों में बहुत गहरे मतभेद भी दिखाई दिए। चर्चा में कोई इसका हल भी नहीं निकला। जिन्ना को पाकिस्तान पहले चाहिए था और आज़ादी की बात वो बाद में कर रहे थे, जबकि गांधी का कहना यह था कि आज़ादी पहले मिलनी चाहिए, ऐसी आज़ादी जिसमें कि प्रमुख रूप से
हिंदू बहुमत वाली अस्थायी सरकार मुसलमानों की पहचान सुरक्षित रखने का आश्वासन भी दे। और 1946 में आखिर मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की योजना से खुद को अलग ही कर लिया, आंदोलन छेड़ दिया और इसके बाद देश भर में मारकाट शुरू हो गई। और फिर कुछ पीढ़ियां इसकी गवाह रही। जो हुआ वो भयंकर कत्लेआम। हिंसा की पहली लहर कलकत्ता में 16 से 18 अगस्त के बीच शुरू हुई। ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स के नाम से इसे याद किया जाता है। और इस घटना में करीब 4000 लोग गाजर और मूली की तरह काट दिए गए। हजारों लोग घायल हुए। लगभग 1 लाख लोग बेघर हो गए। घरों को आग लगा दी गई। हिंसा की आग पूर्वी बंगाल के नोआखाली जिले में और बिहार में भी फैल गई। 29 जनवरी को मुस्लिम लीग ने संविधान सभा को भंग करने की मांग की और फरवरी में पंजाब में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। और ऐसे में फिर एक नया कदम बढ़ाना पड़ा उसी अंग्रेज सरकार को। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेंट एटली ने घोषणा की कि ब्रिटेन जून 1948 तक भारत छोड़ देगा, यानी अब अंग्रेजों का शासन खत्म होगा। लेकिन वो 48 की तारीख तय की गई। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय का पद संभालेंगे, ये बात भी तय कर दी गई। 24 मार्च को लॉर्ड माउंटबेटन ने वायसराय और गवर्नर जनरल के पद की शपथ ले ली। 15 अप्रैल को गांधी और जिन्ना ने मिलकर के आम लोगों से हिंसा और अव्यवस्था को दूर करने की अपील भी की। 2 जून को माउंटबेटन ने भारतीय नेताओं से विभाजन की योजना पर बात की और 3 जून को नेहरू, जिन्ना और सिख समुदाय के प्रतिनिधि बलदेव सिंह ने ऑल इंडिया रेडियो के प्रसारण में इस योजना के बारे में जानकारी भी दे दी। आखिरकार 14 अगस्त को एक नया मुल्क पाकिस्तान अस्तित्व में आया। 14 अगस्त की रात 12 बजे ब्रिटेन और भारत के बीच का सत्ता का हस्तांतरण हुआ और जिस तरीके से इस हस्तांतरण से पहले ये बुनियाद रख दी गई थी भारत के विभाजन की। 15 अगस्त को भारत ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया और लगभग 1.25 करोड़ लोग अपना घर बार छोड़ करके देश बदलने को मजबूर हो गए। अंदाजन 5 से 10 लाख लोग इसमें मारे भी गए। हजारों महिलाओं को अगवा कर लिया गया। ऐसा कत्लेआम हुआ कि बंटवारे के साथ साथ लोगों का गुस्सा भी दिखने लगा। बेबसी और क्रूरता दिखाई दी। एक ऐसा सैलाब आया जो शायद इस मुल्क ने पहले कभी नहीं देखा। और रेखा अपने पीछे ऐसा जख्म छोड़ गई, विभाजन की रेखा, जो आज भी दोनों देशों को पूरी तरह से इसी दर्द से उबरने नहीं देती। वैसे इस विषय पर आपकी क्या है राय? आप इस बंटवारे का गुनहगार आखिर किसे मानते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं हूं प्रशांत चुरहे, स्क्रिप्ट लिखी जयशंकर ने। नमस्कार।